करते हैं, लेकिन आज हमें बदकिस्मती जम्मू कश्मीर के लोगों की ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज ऐसे जालिम लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको आम जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है तो अपनी कमीशनों से, चाहे वो स्मार्ट सिटी के रास्ते आए, चाहे वो ब्रिजों के माध्यम से आए, या फ्लाईओवर के माध्यम से आए, या टनलों के माध्यम से आए। लोगों के घरों में रोटी है या नहीं है, लोगों के बच्चों को एजुकेशन है या नहीं है, इन चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और दूसरी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो नेशनल लेवल के चैनल्स हैं, जिनको बहुत सारे लोग गोदी मीडिया का नाम भी देते हैं, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, कि क्योंकि नेशनल मीडिया जो है छोटे छोटे मुद्दों पे डिबेट बिठाता है। अगर कोई एंटी नेशनल स्लोगन लगाता है तो उसके ऊपर लगातार दिन रात डिबेट होती है। लेकिन पिछले 28 सालों से 60,000 परिवार जो है भुखमरी का शिकार हैं। लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज, जो अपनी जायज मांगों को मांग रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। नेशनल मीडिया उन चीजों को कभी कवर नहीं करता। ये एक हमारी जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। आपने आज के कार्यक्रम का जिक्र किया, तो हमने पहले ही 22 दिसंबर को अनाउंस कर दिया था कि अगर 26 जनवरी तक हमारे मुद्दों को हल नहीं किया जाता, जैसा कि हमने 22 दिसंबर को डिवकाम साहब के कहने पे उनको 1 महीने का टाइम दिया था, तो हमने तभी कहा था कि 28 को हमारा एक बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें और भी डिपार्टमेंट शामिल होंगे। तो आज स्टेट डिपार्टमेंट भी उसमें शामिल हुआ, फ्लोरिकल्चर के साथी भी शामिल हुए, इरिगेशन के साथी भी शामिल हुए। और अगर सरकार का यही रवैया रहता है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 50 के 50 डिपार्टमेंट जो है वो सड़कों पे आपको नजर आएंगे। आज वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग खुद वादे करते हैं, टॉप ऑफ द चेयर जो हमारे जम्मू कश्मीर की एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, 2 बार वादा करने के बाद झूठे साबित हुए। 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ वादा किया था प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी रविंदर रैना और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी की मौजूदगी में कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, आपके मुद्दों को हल किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जब कोविड पीक पर था, तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक फोटो लगी हुई है। बेसिकली ये फोटो नहीं है, ये बल्कि कोविड वॉरियर का सर्टिफिकेट है, जो सरकार की तरफ से हमें दिया गया था उस वक्त, कि आपने कोविड के दौरान लोगों की जान माल की रक्षा की है, आपने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों तक पानी पहुंचाया। और आज हमें अफसोस होता है इस बात का, वही सरकार आज जब हम अपनी जायज मांगे मांगने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं, तो सरकार हमें लाठी चार्ज करती है, हमारे साथियों के ऊपर क्रूरता पूर्ण व्यवहार करती है। तो इन चीजों का आज क्या बेनिफिट रह जाता है? तो फिर ये कहना पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े स्लोगन देना कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पे जा रहा है, जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बदल रहा है, नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। हरमीत जी, बहुत सच कहते हैं वो लोग पार्लियामेंट के अंदर कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर है। पहली बार 28 साल की हिस्ट्री में पहली बार देख रहा हूं कि 8 महीने से ज्यादा हो गया प्रोटेस्ट चलते हुए जम्मू में, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का हो, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का हो, पीएचई डेली वेजर का हो, या इरिगेशन के डेली वेजर का हो, एस्टेट का हो। पहली बार ऐसा हुआ है, 8-8 महीने प्रोटेस्ट चले, लेकिन किसी ने अपनी जिम्मेदारी समझी नहीं और लोगों के मसलों को हल नहीं किया। ये नया जम्मू कश्मीर जरूर बना है कि आज सुनवाई नहीं हो रही। जिन सरकारों के ऊपर ये भाजपा के लोग एलिगेशन लगाते हैं कि वो देशद्रोही सरकारें थी, वो करप्ट सरकारें थी, उन सरकारों के रहते हुए अगर लोगों की मांग होती थी, अगर कोई 100 मांगता था, उसको 10-20 जरूर दिए जाते थे। कहीं ना कहीं अगर प्रोटेस्ट आम जनता करती थी, उनके बीच में वो लोग जाते थे, उनकी बात सुनते थे, उनके मसलों का हल करने का एक प्रयास जरूर करते थे। लेकिन आज की लेकिन रवि, सरकार जो है, ये भी यहाँ हमें, रवि जी, ये भी हमें देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे कोई चुनी हुई जनता की चुनी हुई सरकार तो है नहीं। यहाँ पर एलजी प्रशासन है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की सरकार चल रही है। और ब्यूरोक्रेट्स ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आप लोगों की सुनना ही नहीं चाहते, उनके कानों तक आपकी आवाज पहुंच ही नहीं रही है। तो आप किस तरह से ये मानेंगे कि जो पुरानी सरकारें थी, लेकिन आज भाजपा की सरकार जो है वो आपको मतलब इतना प्रदर्शन करने के बाद भी जो है वो आपको हक नहीं दिला पा रही है? देखिए हरमीत जी, इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, और गृह मंत्री अमित शाह जी इसको डायरेक्ट डील कर रहे हैं। और उस नाते सरकार केंद्र के अधीन आती है, जो भी फैसला होता है आज केंद्र की डायरेक्शन पे होता है।
और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है। और वो सरकार जहां आज हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसी के साथ एमएएम स्टेडियम के अंदर जब ललकार रैली हुई थी, यही वो लोग थे, यही भाजपा के वो नेता थे जिन्होंने मोदी जी के सामने ये स्टेज से कहा था हमारी सरकार आएगी, सबसे पहला मुद्दा डेली वेजर का हल किया जाएगा। एक एक बात। दूसरी बात, अगर एलजी यहां पे जम्मू कश्मीर में आए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेजे हुए हैं, उनके अधीन आते हैं। एलजी कोई सर्वे सर्वा नहीं है, जम्मू के मालिक एलजी नहीं है। ये गृह मंत्री जी के ऑर्डर करने पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की सत्ता इनको सौंपी गई है। और दूसरा रीजन ये है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे नहीं है, जो कि सच्चाई ये है कि इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, अगर उनकी सरकार नहीं है, 2014 से पहले जब भी कोई प्रोटेस्ट होता था, जहां कोई छोटा सा भी इंसिडेंट होता था, सबसे पहले सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी उतरती थी और जम्मू बंद भी होते थे, टायर भी जलाए जाते थे, हर किस्म का हंगामा किया जाता था। आज वो भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी डेली वेजरों के मुद्दों के ऊपर या बाकी अदर कैटेगरीज के मुद्दों को लेकर के सड़कों पे क्यों नहीं आती, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे नहीं आती तो इसका सीधा मतलब ये है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करती है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करती है, जहां कहीं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करती है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करती है। जम्मू में कौन सी तोफ चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के हितों को लेकर के सड़कों पे नहीं आती? मतलब इससे ये साबित होता है। आपका ये साफ साफ निशाना ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन 25 एमएलए को हम लोगों ने जिताया था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, डेली वेजर्स ने जिनका समर्थन दिया था, आज उनको सत्ता से ज्यादा प्यार हो चुका हुआ है और सत्ता के नशे में इतना अधीन हो चुके हुए हैं कि जिन्होंने सत्ता परिवर्तन की थी, आज उनकी आवाज भी सुनने के लिए जो है वो ये एमएलए जो सरकार जो चुन के आपने लोगों ने लाई थी, आपसे भी क्योंकि वादा किया गया था कि पहली कैबिनेट में आपका, और आपने खूब समर्थन दिया था, इसीलिए वो आज सरकार में है। लेकिन सत्ता का नशा आप मान रहे हैं कि इतना हो चुका है कि जिन्होंने समर्थन देकर सरकार में बिठाया था, आज उनकी भी आवाज जो है वो सुनने को तैयार नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल हरमीत जी, ये सत्ता की चर्बी जो है ये भाजपा की आंखों में भी चढ़ चुकी है और इनका भी इलाज वैसे ही होने वाला है जैसे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं ये बड़ी भांति जानते हैं कि ये लोग इलेक्शन पहले भी कंटेस्ट करते थे, लेकिन 2014 में अगर बदलाव आया तो डेली वेजर की वजह से आया या फिर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की वजह से आया, क्योंकि उस वक्त उमर अब्दुल्ला की सरकार ने एक गलत डिसीजन लिया था कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज थे उनकी 2 साल रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया गया था और तब 9.5 लाख जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था और 60,000 डेली वेजर के साथ धोखा किया था। तब डेली वेजर ने एक प्रण लिया था कि इस सरकार को सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा। और इनके अगर रवि जी यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। दो जो जो धोखा आप कह रहे हैं 2014 में हुआ, 2094 से बैन लगने शुरू हुए डेली वेजर्स की, लैंड ओनर्स पर कोई भी जो है वो लगाया नहीं जाएगा। 2001 में भी बैन लगा, 2009 में भी लगा और 2014 में भी लगा। रवि जी, मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो आपके साथ जो पैनलिस्ट साथ जो दे रहे हैं, इसमें लैंड ओनर्स के भी लोग जो है, अकरम शाह जो अनंतनाग से है वो जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात एक लैंड ओनर जुड़ा हुआ है जिसने अपनी जमीन खुद जो है सरकार को दी हुई है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, क्या आप एक ईमानदारी से, मैं आपसे इसका जवाब मानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि 2015 से लेकर आज तक क्या कोई डेली वेजर नया नहीं लगा, या किसी लैंड ओनर की जमीन सरकार ने नहीं ली, या कोई भी लैंड ओनर जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं किया गया 2015 के बाद? हरमीत जी, आपने 94 के बाद का जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं 94 में कोई बैन नहीं लगा था। 94 में एसआरओ 64 जब निकला तब उसमें एक कंडीशन लिखी गई थी, 7 नंबर की जो कंडीशन है कि अगर आज के बाद कहीं रिक्वायरमेंट है डेली वेजर की तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। माना कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वायलेशन किया, उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन नहीं ली, लेकिन जब 2001 में 30 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने एक आर्डर निकाला कि जितने भी डेली वेजर एंगेज हुए हैं उनके बाहर निकाल दो,
तो हम लोग कोर्ट में गए और डिवीजन बेंच की, कोर्ट की डिवीजन बेंच की जजमेंट है कि सभी लोगों को उन्होंने बहाल भी किया। और 11 नवंबर 6 नवंबर 2001 से पहले जो डेली वेजर लगे हुए थे उनको कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया था कि इनको एसआरओ 64 इंप्लीमेंट होता है, ये लीजिबल है एसआरओ 64 में। ये 2001 तक वो आ गया। जो 2001 से लेकर 2005 तक थे उनको 2009 में सरकार की तरफ से अथेंटिक किया गया। 4905 लोग जो जम्मू प्रोविंस के थे और 3036 लोग जो कश्मीर डिवीजन के थे उनको 2009 में अथेंटिक किया गया कि ये लोग लीजिबल हैं। 2005 के बाद की बात करूं, 2005 नवंबर 2005 में एसआरओ 239F पीडीपी और कांग्रेस की सरकार ने बनाया, जिसके तहत 5 डिपार्टमेंट को एथोराइजेशन दी गई कि ये लोग जरूरत के मुताबिक नीड बेस्ड कैजुअल लेबर लगा सकते हैं और लोकल एरिया के जो आईटीआई वर्कर हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मुझे ये बताइए कहां बैन लगा था, किसने लगाया? ये सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट की गई है कि बैन लगा था। बैन लगा 17 मार्च 2015 को, और 15 के बाद अगर सरकार ने कंप्लीटली बैन लगा दिया, मान लिया कि अच्छी बात है, सरकार को अगर जस्टिफाई नहीं था तो बैन लगा दिया, लेकिन सरकार ने 2015 के बाद भी लोगों से जो लैंड ली है वो किस खाते में उन्होंने लैंड ली? एक तो यही 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 सवाल था मेरा रवि जी, यही सवाल था। और इसी का मैं आज इसी सवाल पर जो है हमारा ये पूरा डिबेट, पहले तो मैं आज के प्रोटेस्ट को लेकर जो है बातचीत जरूर करना चाहूंगा, लेकिन ये जो आज का जो डिबेट का मुद्दा है ये वही मुद्दा है कि क्या जो सरकार, आज की जो सत्ताधारी सरकार जो है, जो ये कहती है कि पुरानी सरकारों के ये पाप है या पुरानी सरकारों की ये पाप की घंटियां है या ये बैकडोर एंट्रीज है, और बैन लगने के बावजूद भी, क्योंकि कई बार हमने भाजपा के नेताओं का ये सुना है कि बैन लगने के बाद भी वो बैन रुके नहीं गए, डेली वेजर लगाए गए, नीड बेड लगाए गए, कैजुअल लगाए गए, लैंड ओनर्स लगाए गए। तो कहीं ना कहीं ये उनका पाप है जो अब हम ढो रहे हैं, और इस पाप को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साफ किया जाएगा। इसी पे डिबेट है। लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले हमारे साथ आज रजिंदर सिंह ताज जी जुड़े हुए हैं, और जो वीडियो हमारे चैनल पर पहले चली थी जिसपे आज की जो प्रोटेस्ट चला, उसमें एक तस्वीर बस के अंदर रजिंदर ताज जी की ये भी आई कि उनकी एक बाजू उनके साथ जिस्म के साथ लगी हुई थी, जिसको वो हिला तक नहीं पा रहे थे, गंभीर चोट आई थी। उसके बावजूद भी वो अपने डेली वेजर्स को हौसला दे रहे थे। अंदर अरेस्ट होने के बावजूद भी वो ये कह रहे थे कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। रजिंदर जी, जो आज आपके साथ आज जी हुआ, जिस तरह का प्रदर्शन किया गया और जिस तरह की बर्बरता जो है प्रशासन की तौर पर आपके साथ भी हुई, आपको भी गंभीर चोटें मिली। पहले तो मैं ये चोट के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, और उसके बाद इस पर कि जो आज हुआ क्या ये होना जरूरी था? हरमीत जी, आपका शुक्रिया, और मेरे साथ पैनल में बैठे हुए सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए, 22 जून से जब हमने ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम शुरू किया था, वो ये कहा था कि आप हमें रेगुलेशन पॉलिसी दे दो या हम लोगों को हमारा पेंडिंग देके 20-22 साल का पीएफ देके हम घर जाने को तैयार हैं, हमें कोई शौक नहीं है बदमजूरी की। और पिछले 7 महीने में कम से कम 5-7 बार पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, अरेस्ट किया। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की हम इतनी गलती नहीं मानते जितनी गलती ब्यूरोक्रेट जो बैठे हुए हैं, जिनको कोविड में घर वर्क फ्रॉम होम करना था, और हम लोग डे एंड नाइट पानी देने का काम करते हैं, चाहे कोविड हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, और हमारे साथ ये भेदभाव किया जाता है, ये हालत की जाती है कि जो सरकार से जुल्म है, जो जबर है, वो हम पे है। तो हम भी पीछे हटने वाला नहीं, हम भी बड़ी सख्त जान है। पिछले 20-25 साल से हमारे लोगों ने शोषण बर्दाश्त करके ये शरीर लोहे के बन गए, पीछे हटने का सवाल नहीं है। सरकार की हिम्मत है। कितनी गंभीर चोट आई यार ताजी, क्योंकि जब मैंने आपसे फोन पे भी बात की थी आप बात नहीं कर पा रहे थे और कह रहे थे कि मैंने टेबलेट खाई है, पेन किलर्स लगाए हैं। कितनी गंभीर चोट थी आपको? देखिए, मेरी ये जो
और राइट आर्म है, इसमें थोड़ी सी मसल पुल हुआ शायद, और लेफ्ट लेग को भी क्योंकि खींचा, पुलिस मुझे खींच रही थी टांगों से पकड़ के, और मेरे साथियों ने मुझे बाजुओं से पकड़ रखा था, मुझे कमर से पकड़ रखा था। उस खींचम खींच में मेरे को मसल पुल हो गया, शरीर में काफी खिंचाव है इस वक्त। मेडिसिन खाई है तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन यहाँ तक इन ताजी, सब चीजों से हमारा। यहाँ तक देखा गया है, कवर करते करते मैं एक जगह कवर कर रहा था, वहां पर मैंने ये भी देखा कि एक डेली वेजर के यहाँ पर जो है लाठी चली थी, जिसका मैंने इस डिबेट में फोटोग्राफ भी डाला है थंबनेल में, जिसमें उसको यहाँ पर लाठी लगी थी और पूरा खून जो है उसके फेस पर जो है वो चल रहा था। तो क्या ये करना जरूरी था क्या? अगर प्रदर्शन को रोकने के लिए क्या लाठी चार्ज करना जरूरी था? क्या आपसे बातचीत कर कर, क्योंकि हर बार जब आपसे बातचीत की जाती है तो आप कहीं ना कहीं मान भी जाते हैं, प्रशासन के लोगों की सुन भी लेते हैं, उनके आश्वासन, उनके धोखे, उनके लॉलीपॉप में आ भी जाते हैं। तो क्या आज जिस तरह का प्रदर्शन दोबारा किया गया और ये प्रदर्शन में लाठी चार्ज और सर तक खून तक जो है निकाल दिया गया, आपकी बाजू में इतनी गंभीर चोट आई है, ये प्रशासन को करना क्या जरूरी था क्या? देखिए, आज हम उनके किसी वादे पे नहीं, हमें नेगोशिएशन में 2 बार पहले बुलाया गया, उसी उसी दौरान, प्रोटेस्ट के दौरान, कि आप बात मान लीजिए, हम हमको यहाँ ले चलते, हम वहां ले जाए। हमने कहा सीधा स्पष्ट बताओ। मेरे साथ और भी मेरे कई साथी जख्मी हुए, सलीम वानी हमारे डोडा से हैं, और कई लोग जो जख्मी हुए। और सबसे बड़ी मेरे साथ मेरे साथी बैठे हैं रवि हंस जी। सबसे बड़ी अच्छी, जब हम सब लोगों को पुलिस उठा के ले गई, उसके बाद भी हमारे साथियों ने पुल बंद किया, पुलिस को 1-1.5 घंटा थकाया। ये हम लोग जो 22 जून से एजिटेशन शुरू की थी, हमने ये कहा था लीडरलेस है, और इसमें हर आदमी जो मेंबर है वो सब लीडर है। आज हमारे भाइयों ने, डेली वेजर कैजुअल लेबर ने, वो जो गवर्नमेंट की नजर में है, हम तो उनको परमानेंट एम्प्लॉइज कहते हैं, हम तो उनको कहते हैं मसीहा हैं, वो देवदूत हैं, जो लोगों को पानी पिलाने का काम करते हैं, एक पुण्य काम करते हैं। उन्होंने बता दिया कि हम किसी से काम नहीं है। ये जागृति या अवेयरनेस हमें लोगों में देनी थी, उसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए। और 2 महीने की पे भी बंद की हुई है, फंड नहीं भेजे, बायोमेट्रिक नाम का डंडा चलाया, फिर भी हजारों की संख्या में लोग निकले। हम आपके चैनल के माध्यम से उन सभी साथियों का शुक्रिया भी करते हैं, जिनको हम बाई फेस नहीं मिल सके, क्योंकि पुलिस ने 5:30 बजे अरेस्ट किया, सुबह अरेस्ट किया, 5:30 बजे छोड़ा, तो कई साथी हमारे दूर दराज जा चुके थे। चलो राजेंद्र जी, मैं चाहूंगा, आप इस समय गंभीर चोट है तो आपका जुड़ने के लिए बड़ा शुक्रिया है, क्योंकि मैं ये सामने रखना चाहता था जनता के सामने कि किस तरह का बर्बरता का आप लोगों के साथ आज बर्ताव किया गया है, जो शायद कहीं ना कहीं जरूरी नहीं था। अगर बातचीत की जा सकती थी, बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, तो ये बर्बरता दिखाने की जरूरत नहीं थी। मैं चाहूंगा अगर आप डिबेट छोड़ के जाना चाहते हैं आप जाएं, अगर आपने पेन किलर्स ले रखी हैं, टेबलेट्स ले रखी है, तो आप रेस्ट करें। मैं इस डिबेट को आगे जो है रवि हंस जी के साथ जो है वो आगे कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। तो जिस तरह से हमारी बातचीत चल रही थी और रवि हंस जी ने जो आखिरी सवाल जो है, जो रवि हंस जी ने उठाया कि 2015 के बाद भी, जिस पर आज हमारा पूरा डिबेट ये रहेगा कि 2015 के बाद भी रवि हंस जी ने जहां कहा कि जो जमीनें जो है 2015 के बाद भी लैंड ओनर से जो जमीनें ली गई, वो किस खाते में जो है वो सरकार डालती है। वो जो लोग जुड़े हैं उस लैंड ओनर्स के साथ, उस जमीनों के साथ, वो लैंड ओनर्स क्या वो आज डेली वेजर का ओहदा भी उनके पास है या नहीं है? और जो लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं, क्या उनको 1 रुपया भी आज की तरफ से, सरकार की तरफ से, कोई तनख्वाह के रूप में उन्हें 1 रुपया भी मिला है या नहीं मिला है? अकरम शाह जी, ये सवाल आपसे है। क्या आपको लगता है कि जो लैंड ओनर्स जो 2015 के बाद जो जुड़े हैं, क्या उनको डेली वेजर का ओहदा मिल पा रहा है आज की डेट में? सरकार जो बोलती है कि ये पुरानी सरकारों के लगाए हुए हैं, आज हमको ये पाप ढोना पड़ रहा है, क्या ये 2015 के बाद के जो लैंड ओनर्स लगे हुए हैं, जो जमीनें ले गई हैं, ये पुरानी सरकारों का पाप है, या आज की सरकार जो बैठी हुई है सत्ताधारी में, क्या ये उनका पाप है जो जिसमें आप अपनी जिंदगी जो है बर्बाद करके बैठे हुए हैं? हरमीत जी, पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि मेरी आवाज आ रही है आपको क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है अकरम जी, आप बोलिए। आवाज आ रही है?
जी जी अकरम जी, आ रही है, आप बोलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कट के आ रही है, क्या ऐसा ही यहां से भी है? नहीं, आपकी बिल्कुल साफ आ रही है, आप बोलिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं हरमीत जी कि आपने हमें मौका दिया आज इस विषय पे अपनी बात रखने का। और मैं अपनी तरफ से जो मेरे साथ साथी मेरे, मैं उनका वेलकम करता हूं और आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आपने पूछा ये जो 2015 के बाद जिन लैंड ओनर्स ने अपनी लैंड गवर्नमेंट को दी, तो ये 2015 की बात नहीं है हरमीत जी। हमारी जो जमीनें ली हैं गवर्नमेंट ने, ये 94 के बाद टिल डेट तक गवर्नमेंट लेती आई है, पीएचई डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या है कि हमारे जो तकरीबन 3000 जो लैंड ओनर्स हैं उनके आर्डर हुए हैं, और जबकि हमसे वादा था कि आपको एक परमानेंट जॉब दिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वहां पे एक कैजुअल लेबर जॉब दिया गया, वो भी 2011, 2012, 13 या कि 2015 तक। लेकिन उस दौरान बहुत सारे मेरे साथी लैंड ओनर्स हैं जिन्होंने अपनी लैंड गवर्नमेंट को दी, लेकिन वो गवर्नमेंट ने वहां पे उनके आर्डर, चूंकि गवर्नमेंट ने करने थे, चीज करने में नाकाम रही। यहाँ पे मेरे रवि हंस जी बैठे हैं, मैं इनका आदर करता हूँ, और सभी जो भी डेली वेजेस यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। इन्हें भी इस चीज का मालूम होना चाहिए कि लैंड ओनर्स जब से जमीन दी है इसने ये तब से अपॉइंट नहीं हुआ। अगर दूसरी तरफ हम देखें, कैजुअल लेबर्स जो कि डेली वेजर्स हैं, एनबीसीएल जाके सीपीडब्ल्यूज हैं, वो जब से उन्होंने अपनी ड्यूटियां रिज्यूम की हैं तब से उनके आर्डर भी हैं। लेकिन लैंड ओनर एक ऐसा तबका है जिसने बहुत पहले जमीनें दी और उस दौरान अपनी फ्री में ड्यूटियां देता रहा, लेकिन बहुत लेट इसके आर्डर होते हैं। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेरे लैंड ओनर साथी हैं जो छूट जाते हैं, और उन्हीं को आज ड्रॉप लैंड ओनर्स कहा जाता है, जो कि 2015 के बाद गवर्नमेंट कहती है। लेकिन एक्चुअली ये 2015 के बाद वाले नहीं है, इसमें बहुत सारे मेरे 2015 के पहले वाले हैं, लेकिन ऑर्डर गवर्नमेंट ने करने थे, फेल गवर्नमेंट हुई है। वहां पे जो पिछली सरकारें थी यहाँ पर, या ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की हैं, जिसका कि बार बार आज सवाल जिस पे भी उठ। किसी वजह से अकरम शाह जी का नेटवर्क जो है वो कट गया है, लेकिन तिलक जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, आप लैंड ओनर हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने अपनी लैंड कब दी हुई है, और क्या उस लैंड का एफिडेविट आपके पास सरकार की तरफ से कब पहुंचा? क्या डेली वेजर आपको माना गया है? क्या कोई तनख्वाह आज तक आपको जो है वो डेली वेजर के तौर पर, लैंड ओनर के तौर पर जो मिल पाई है? नमस्कार सर, जो हमारे पैनल पे बैठे हैं, मैं उनका भी अपने दिल से, तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज पहली बार पैनल पे बैठा हूं कि कोई बात नहीं, बात आप सुनने के लिए, आराम से बात करें आप। कि सर कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो आप मीडिया वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये बात हमारी हाईलाइट की है। कि मैंने सर, जो अपनी बात करता हूं मैं, कि मैंने 2008 में जमीन अपनी डोनेट की, मतलब डिपार्टमेंट को दी 2008 में। 2008 से लेके 9 में उसको फंक्शनल कर दिया, क्योंकि लोगों को पानी छोड़ दिया सप्लाई। तो सर उसके बाद आजकल करते करते सर आज दिन तक, अभी तक 15 में 2000, ये देखो सर, हमारी गिफ्ट डीड होती है 15 में। 15 के बाद फिर बोलते हैं 16 में ऑर्डर हो जाएंगे, 17 में हो जाएंगे। अभी तक सर हमें ऑर्डर नहीं मिले हैं, सिर्फ डिपार्टमेंट हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट काम ले रहा है। तो सर हमारा यही बोलने का यही मकसद है कि आज डिबेट पे आने का यही मकसद है कि हमारी कहीं ना कहीं सुनी जाए कि मीडिया वाले तिलक जो जी, भी मैं हैं हमारे। एक चीज आपसे तिलक जी पूछना ये चाहूंगा, आप कौन से एरिया में रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर रामनगर। क्या रामनगर डिस्ट्रिक्ट में आपने अकेले ये जमीन दी हुई है, या आपकी तरह कुछ और भी लैंड ओनर वहां पर है? पर बहुत सारे लैंड ओनर है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो इधर मेरे पास पड़ा 186 लड़के जो ड्रॉप हैं 2014 के।
एक ये 303 जो 186 लड़के, 186 लैंड ओनर्स हैं ये। जी 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 बिल्कुल। मतलब लैंड ओनर एक कहने का मतलब 186 जमीनें जो हैं वो सरकार के साथ एफिडेविट हुई है। बिल्कुल हुई है सर, बिल्कुल है। एक 303 जो 2015 में ऑर्डर किए थे, 303 उस टाइम ऑर्डर किए थे इन्होंने। हमें क्यों छोड़ दिया जी, हमें पता नहीं है कि हमें इग्नोर क्यों किया इन लोगों ने। डिपार्टमेंट हमसे फ्री ऑफ मतलब कॉस्ट काम दे रहा आपका ये सवाल है कि जो 186 या 303 जो आप बोल रहे हो, ये जमीनें सरकार ने तो ली है बखूबी, इसके है। आपने बिल्कुल। दी 2008 में है, लेकिन वो जी उनके जी एफिडेविट या जो भी डीड जो उनके आपके साथ हुई है वो 2015 के बाद 16, 17, 18 में हुई है। लेकिन आज भी बिल्कुल। आपको लैंड ओनर के तौर पर जो है वो देखा नहीं जाता। जो जो नहीं। तनख्वाह आज एक डेली वेजर 9,000 पे ले रहा है या बाकी लैंड ओनर ले रहे हैं, वो आपको नहीं मिल जी पा रही है उसकी। नहीं सर, मैं नहीं सही मिली। बोल रहा हूँ? जी जी मैं सही बोल रहा हूँ, मतलब नहीं मिल पा रही अभी तक। बिल्कुल तो सही सर, तकरीबन नहीं आपको नहीं अगर मिल पा अगर 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 देखा जाए तो 14 साल बीत चुके हैं, आपने अपनी जमीन दिए हुए 14 साल बीत चुके हैं। ना ही आपको डेली वेजर माना जा रहा है, ना लैंड ओनर माना जा रहा है, ना ही कोई तनख्वाह दी जा रही है, और आप अपनी ही जमीन के जो है वो चौकीदार बन के यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर। देखो मेरे पास जैसे कई सारे लड़के हमारे पास ऐसे हैं कि वो फोन कॉल करते रहते हैं कि हमारे पास एक ही कनाल जमीन थी, हम लोगों ने वो भी डिपार्टमेंट को दे दिए, हम अभी कहाँ जाएं, क्या करें। देखो कुछ लोग ऐसे ऐसे, हमारे पास भी 2 कनाल जगह थी, मैंने 1 कनाल डिपार्टमेंट को दे दिया, 1 कनाल मेरे पास बची है। अब मुझे बताओ कि करोड़ों की जमीन है, कहाँ जाएं। जो जहां तो हमारी जमीन वापिस करे डिपार्टमेंट, तो जहां तो हमें अंगेज करे। अंगेज नहीं करने के लिए इनके पास नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, तो हमें इसका हमारी जमीन वापस कर दे बस। जैसी जैसे थी हमारी जमीन रवि वैसे जी की वैसी कर। रवि जी रवि जी, जिस तरह मैंने आपके बड़े प्रोटेस्ट जो है कवर किए हैं रवि जी, और हर बार आपके प्रोटेस्ट में हमने ये भी देखने को मिलता है कि आप सिर्फ एक पीएचई का डिपार्टमेंट ही जो नहीं है जो आपके फ्रंट में जुड़ा हुआ, आपके उसमें आईटी वर्कर भी हैं, सीपीआई भी हैं, कैजुअल भी हैं, नीड बेस्ड भी हैं, लैंड ओनर्स के भी हैं आपके पास। क्या मान के चले रवि हंस जी कि आज की डेट में जो ड्रॉप लैंड ओनर्स जो ये बोल रहे हैं कि 2015 के बाद जिनकी जमीनें या डीड जिनकी हुई हैं, क्या जम्मू के अंदर कितने लोग, क्योंकि ये रामनगर में बता रहे हैं 186 या 303, क्या जम्मू के अंदर भी ऐसे लैंड ओनर्स की संख्या है जिनकी 2015 के बाद ड्रॉप लैंड ओनर्स में जो आते हैं? बिल्कुल हरमीत जी, ये हमारे हर एक डिवीजन के अंदर ड्रॉप लैंड ओनर हैं। ये कोई खाली एक रामनगर की बात नहीं है। तो जैसे तिलक जी कह रहे थे कि या तो हमारी जमीनें खाली करो, तो ये पिछले दिनों जब 22 दिसंबर को हमारी डीवकाम साहब के साथ मीटिंग हुई थी, ये मुद्दा वहां भी आया था। तो हमारा इसके मामले में बिल्कुल इसी तरीके का स्टैंड क्लियर है कि आप जब से ये कह रहे हैं कि 2015 के बाद जो लोग लगे हैं, ये क्या नाम अकरम जी बोल रहे थे, सच बोल रहे थे। और 94 से लेके जितनी भी इन्होंने लैंड एक्वायर की है, इन्होंने ऑर्डर किसी का नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। रजिस्ट्री होना शुरू हुई 2014 के बाद। बंदा 2000 जमीन उन्होंने अगर 1980 में भी ली हुई है, तो उसका के डॉक्यूमेंटली जो डिपार्टमेंट के हैंड ओवर की है वो की है 2010 14 में या 15 में या 16 में। वो आदमी 94 से लगातार काम कर रहा था, लेकिन उसको कंसीडर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ है वो 2015 में हुआ है, इसलिए आप बैन के बाद आते हो, इसलिए आपका ऑर्डर नहीं हो सकता। तो हमारा इस मामले में रवि सीधा ये जी, मैं कहना है। इसमें सवाल मेरा ये है कि क्या जो आज सत्ताधारी पक्ष में जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये पुराने पाप है, तो ये जो 2015 के बाद जो ये बता रहे हैं 303, और जो मेरी अकरम जी से ऑफ कैमरा जो बात हुई है या आप जो बता रहे हो, तकरीबन 2300 के करीब जो है लैंड ओनर, ड्रॉप लैंड ओनर्स, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा। हो सकता है मेरे पास डाटा गलत हो या किसी ने मुझे गलत बताया हो, इसलिए मैं आपसे पुष्टि जरूर करना चाहूंगा कि 2300 ड्रॉप लैंड ओनर्स है। क्या ये जो 2300 ड्रॉप लैंड ओनर्स हैं जो प्रोटेस्ट आज मीडिया कवर कर रही है, क्या ये 2300 ड्रॉप लैंड ओनर्स को आज 10 साल बाद, हमारे बाद की जो मीडिया है, क्या वो उनको कवर करने के आएगी, तब सरकार जागेगी? क्या जो आज रिकमेंडेशंस जो पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं, जो कमेटी बनाई जा रही है, क्या उन कमेटियों का फर्ज नहीं है
कि ये 2300 ड्रॉप लैंड ओनर्स जो हैं उनको भी आप रिकमेंडेशन में डालिए, ताकि इनको भी इनकी जमीनों के हक मिल पाए, और इनको लैंड ओनर्स तो एटलीस्ट कम से कम 9000 तनख्वाह तो इनको मिल पाए ना। सरकार वो भी नहीं दे रही है इनको। देखिए हरमीत जी, आज के समय में अगर लैंड ओनर की बात करें तो लैंड ओनर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो परमानेंट होनी चाहिए, क्योंकि आज जमीनों का जो रेट है, जमीनों का रेट बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। बहुत और ज्यादा है, सबसे बड़ी बहुत बात, ज्यादा। लैंड ओनर जो है उसने अपने घर से पैसे खर्च करके पहले जमीन दी, फिर मुफ्त में सरकार का काम किया, और फिर अपनी पॉकेट मनी से खर्चा करके डिपार्टमेंट के नाम रजिस्ट्री करवाई। तीन तीन जगह खर्चा करने के बाद और उसको फिर अगर डेली वेजर कैटेगरी में उसको लगाया जाता है, तो ये बिल्कुल टोटली इनजस्टिस है। उनको लैंड ओनर जिससे जमीन ली है सरकार ने, सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसको डायरेक्ट जो है परमानेंट जॉब देनी चाहिए। अगर सरकार क्या जॉब नहीं दे सकती तो सरकार जमीन लेती क्यों है? और बड़ी मजेदार बात है, अभी एक जल जीवन मिशन हमारा आ रहा है। जो बिल्कुल ये बिल्कुल जो बिल्कुल। सरकार कहती है कि पिछली सरकारों ने गलतियां की, पिछले लोगों ने पाप किया, आज इनसे मेरा ये सवाल है, आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब दूध के दूल्हे 1785 ये भी लोग नहीं है जो ये बोल रहे मैं हैं कि आप पुरानी सरकारों के पाप हैं, तो दूध के दूल्हे आज बीजेपी भी दूध की दूल्ही नहीं है कुछ भी है। बिल्कुल नहीं। 1785 नई स्कीमें आ रही हैं। जिस तरीके से बिल्कुल, वो कहाँ 94 के चलाई बाद जाएंगी? वो इसी इसी 94 के लैंड बाद ओनर्स, इन्हीं ड्रॉप लैंड ओनर्स की जमीनों पर चलाई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं के जमीनों के ऊपर लगेगी। और दूसरी बात यह है, जैसे 94 के बाद मैन पावर का प्रोविजन नहीं किया गया, जिस वजह से आज डेली वेजर 28-28 साल जिसकी बर्बाद हो गए, परेशान है। क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि अगर वाटर सप्लाई स्कीमें लगती तो उनके अंदर अगर मैन पावर का प्रोविजन किया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। और जो 1785 नई स्कीमें आ रही हैं, बड़ी मजेदार बात है, उसके अंदर भी मैन पावर का प्रोविजन नहीं है। नहीं हमारी है, बिल्कुल नहीं है। तीन पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन को खत्म करने की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि आखिर उन स्कीमों को भी चलाने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। वहां पे भी इसी तरीके से लोगों को एंगेज किया जाएगा, किसी को कैजुअल लेबर, किसी को नीड बेस, किसी को कैसे, किसी को कैसे, क्योंकि ये भी लोग जो सत्ताधारी लोग हैं, ये भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जिस पैटर्न पे पिछली सरकारें चली हैं, या जो रवि जी, ब्यूरोक्रेट्स। यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि जो हमने ये देखा जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे और जब कंपनी बाग का प्रोटेस्ट किया गया, पानी बंद किया गया, उसके बाद डिवकॉम की भी आपसे बातचीत जब हुई हमारी डिबेट में, तो आपने कहा कि उनकी तरफ से भी कमेटी बनाई गई है और भाजपा की तरफ से भी जो है वो कमेटी जो है बनाई गई। मेरा सवाल यह है कि जो भाजपा के जो कमेटी डेली वेजेस के, जिसमें श्यामलाल शर्मा जी रहे, श्याम चौधरी जी रहे, अगर 2015, 16, 17 में अगर किसी जमीनों की डीड बन पाई है तो वो डेफिनेटली श्याम चौधरी जी की ही पीएचई मिनिस्ट्री थी, तभी बन पाई है। सवाल मेरा ये है कि क्या जब आप लोगों की मीटिंग हुई है, क्या इन ड्रॉप लैंड ओनर्स के लिए उनकी रिकमेंडेशन पॉलिसी में, क्या श्यामलाल शर्मा जिनके चेयरमैन है, क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी बातचीत आपसे हुई है कि ये इन ड्रॉप लैंड ओनर्स को इस रिकमेंडेशन के अंदर जो है वो रखा गया है, और अगर कोई फैसला डेली वेजर्स पीएचई के लिए अगर कुछ आएगा तो ये जो ड्रॉप लैंड ओनर्स हैं या और जो लैंड ओनर्स हैं उनके लिए भी जो है वो फैसला आएगा?